3 दिसंबर 1971 की शाम दिल्ली में सर्दियों की ठंडी हवा चल रही थी। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। बाजारों में भीड़ थी, रेडियो पर फिल्मी गाने बज रहे थे और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटों में भारत के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है। लेकिन उसी समय भारत के प्रधानमंत्री निवास में एक असामान्य हलचल थी। रात के करीब 5:40 पर अचानक एक खबर आई जिसने पूरे देश को हिला दिया। पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर अचानक हमला कर दिया था। अमृतसर, पठानकोट, अवंतीपुर, जोधपुर, आगरा, एक के बाद एक भारतीय एयरबेस पर बम गिरने लगे। ये हमला अचानक था और पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इस एक झटके में भारत की वायुसेना पंगु हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान को नहीं पता था कि भारत पिछले कई महीनों से एक गुप्त ऑपरेशन पर काम कर रहा था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसके बारे में उस समय भारत की संसद तक को नहीं पता था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने 1971 के युद्ध का पूरा नक्शा बदल दिया। और इस ऑपरेशन का नाम था मुक्ति वाहिनी का गुप्त नेटवर्क, रॉ का सबसे बड़ा मिशन। लेकिन इस कहानी की शुरुआत 1971 से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है 1970 की एक राजनीतिक घटना से जिसने पूरे दक्षिण एशिया को युद्ध की ओर धकेल दिया। ये वीडियो केवल इतिहास और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट्स पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री शैली की प्रस्तुति है। इसमें किसी भी प्रकार की गोपनीय या संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा करने का उद्देश्य नहीं है। यदि किसी जानकारी में त्रुटि हो तो कृपया हमें बताएं, हम उसे सुधारने के लिए तैयार हैं। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। उस समय पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था। पश्चिमी पाकिस्तान जहां सत्ता और सेना का नियंत्रण था और पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। पूर्वी पाकिस्तान की आबादी ज्यादा थी लेकिन सत्ता हमेशा पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में रहती थी। जब चुनाव हुए तो पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी आवामी लीग ने भारी जीत हासिल की। उसके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। उनकी पार्टी ने पाकिस्तान की संसद में बहुमत हासिल कर लिया। लोकतंत्र के हिसाब से अब उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान की सेना और सत्ता के केंद्र को ये मंजूर नहीं था। तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे याह्या खान और पश्चिमी पाकिस्तान के सबसे ताकतवर नेता थे जुल्फिकार अली भुट्टो। इन दोनों ने मिलकर सत्ता हस्तांतरण रोक दिया और फिर 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तान की सेना ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 25 मार्च 1971 की रात ढाका शहर में अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। पाकिस्तानी सेना ने एक गुप्त सैन्य अभियान शुरू किया। इस अभियान का नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था पूर्वी पाकिस्तान में उठ रहे स्वतंत्रता आंदोलन को कुचल देना। लेकिन जो हुआ वो सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक भयानक नरसंहार था। पाकिस्तानी सेना ने विश्वविद्यालयों, गांवों और शहरों में हमला शुरू कर दिया। हजारों लोगों को मार दिया गया। ढाका विश्वविद्यालय में छात्रों और प्रोफेसरों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी गई। पूरे गांव जला दिए गए और लाखों लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। कुछ ही महीनों में लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत की सीमा में आ गए। भारत के सीमावर्ती राज्यों पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम पर अचानक बहुत बड़ा बोझ आ गया। अब ये सिर्फ पाकिस्तान की आंतरिक समस्या नहीं रह गई थी, ये भारत के लिए मानवीय और राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट बन चुका था। लेकिन भारत सीधे युद्ध में कूदना नहीं चाहता था क्योंकि उस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बेहद जटिल थी। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी योजना जिसने 1971 के युद्ध को पूरी तरह बदल दिया। भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारियों की एक गुप्त बैठक बुलाई। इस बैठक में मौजूद थे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख RN काओ, भारतीय सेना के प्रमुख सैम मानेकशॉ और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी। इस बैठक में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया, अगर भारत सीधे युद्ध में उतरता है तो क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसका समर्थन करेगा? उस समय अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के साथ था, चीन भी पाकिस्तान का सहयोगी था। ऐसी स्थिति में भारत को एक ऐसी रणनीति चाहिए थी जिससे पाकिस्तान की सेना पूर्वी पाकिस्तान में कमजोर हो जाए और युद्ध शुरू होने से पहले ही उसका संतुलन बिगड़ जाए। तब रॉ प्रमुख RN काओ ने एक योजना पेश की, एक ऐसी योजना जो बाद में भारतीय खुफिया इतिहास की सबसे बड़ी गुप्त कार्रवाइयों में गिनी गई। ये योजना थी पूर्वी पाकिस्तान के विद्रोहियों को संगठित करके एक गुरिल्ला सेना बनाना। यही गुरिल्ला सेना आगे चलकर बनी
मुक्ति वाहिनी। 1971 के मध्य तक भारत की सीमा के पास कई गुप्त ट्रेनिंग कैंप बनाए गए। यहाँ हजारों बांग्लादेशी युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाने लगा। रॉ और भारतीय सेना के अधिकारी उन्हें सिखा रहे थे गुरिल्ला युद्ध कैसे लड़ा जाता है, पुलों को कैसे उड़ाया जाता है, दुश्मन की सप्लाई लाइन कैसे काटी जाती है और दुश्मन की सेना में डर कैसे पैदा किया जाता है। धीरे धीरे मुक्ति वाहिनी का नेटवर्क पूरे पूर्वी पाकिस्तान में फैल गया। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ छोटे छोटे लेकिन खतरनाक हमले शुरू कर दिए। रेलवे लाइनें उड़ाई जाने लगी, सैन्य चौकियों पर अचानक हमला होने लगा, संचार प्रणाली को नुकसान पहुंचाया जाने लगा। इन हमलों ने पाकिस्तानी सेना को परेशान कर दिया, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। रॉ ने एक और गुप्त ऑपरेशन तैयार किया था, जिसका उद्देश्य था पाकिस्तान की नौसेना को पूर्वी पाकिस्तान में पूरी तरह पंगु बना देना, और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जैकपॉट। अगस्त 1971 पूर्वी पाकिस्तान के बंदरगाहों पर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन पाकिस्तानी नौसेना को नहीं पता था कि उसी समय पानी के नीचे कुछ लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ये लोग थे मुक्ति वाहिनी के कमांडो और उनके साथ थे भारतीय नौसेना के प्रशिक्षित गोताखोर। उनका मिशन था पाकिस्तानी जहाजों को बिना शोर किए नष्ट करना। रात के अंधेरे में कमांडो पानी के अंदर से जहाजों के पास पहुंचे और उन्होंने जहाजों के नीचे लिम्पेट माइंस लगा। कुछ ही घंटों बाद भयावह विस्फोटों की आवाज गूंजने लगी। कई पाकिस्तानी जहाज डूब गए और पूर्वी पाकिस्तान के बंदरगाहों पर अफरा तफरी मच गई। ये हमला इतना अचानक था कि पाकिस्तानी नौसेना समझ ही नहीं पाई कि ये कैसे हुआ। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। रॉ और भारतीय सेना एक बहुत बड़ा खेल खेल रहे थे, एक ऐसा खेल जिसका अंतिम परिणाम होगा दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का जन्म। और अब 1971 का युद्ध बस शुरू होने ही वाला था, लेकिन पाकिस्तान को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि भारत पहले ही गुप्त युद्ध जीत चुका है। अगस्त 1971 के ऑपरेशन जैकपॉट के बाद पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति तेजी से बदलने लगी। पाकिस्तानी सेना को पहली बार महसूस हुआ कि उनके खिलाफ सिर्फ एक विद्रोह नहीं चल रहा, बल्कि एक संगठित और योजनाबद्ध युद्ध चल रहा है। रेलवे लाइनें बार बार उड़ाई जा रही थीं, सप्लाई ट्रकों पर घात लगाकर हमले हो रहे थे, नदियों के रास्ते आने वाले जहाजों को भी निशाना बनाया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, इन हमलों के पीछे कोई ऐसा दिमाग काम कर रहा था जो बहुत सुनियोजित तरीके से पाकिस्तानी सेना को कमजोर कर रहा था। वो दिमाग था भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का। रॉ के प्रमुख RN काओ ने महीनों पहले ही एक ऐसी रणनीति तैयार कर ली थी जिसमें बिना औपचारिक युद्ध के पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को अंदर से तोड़ना था। इस रणनीति का असर धीरे धीरे दिखने लगा। पूर्वी पाकिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सेना की लगभग 90,000 सैनिकों की टुकड़ी लगातार हमलों से परेशान हो चुकी थी। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी लॉजिस्टिक्स। पश्चिमी पाकिस्तान से हजारों किलोमीटर दूर बैठे इन सैनिकों तक हथियार, भोजन और ईंधन पहुंचाना पहले ही मुश्किल था। अब मुक्ति वाहिनी के हमलों ने उनकी सप्लाई लाइन लगभग तोड़ दी थी, लेकिन पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व को अभी भी उम्मीद थी कि वे इस विद्रोह को कुचल देंगे। उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ महीनों में हालात इतनी तेजी से बदलने वाले हैं कि पूरी दुनिया को एक नया देश बनते देखना पड़ेगा। 1971 के मध्य तक भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भारत में लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी आ चुके थे। सीमा के पास के राज्यों में हालात बेहद कठिन हो गए थे। शरणार्थी शिविरों में लाखों लोग रह रहे थे। खाने, दवाइयों और रहने की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन भारत फिर भी सीधे युद्ध में नहीं कूद रहा था। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जानती थी कि अगर भारत बिना अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के युद्ध शुरू करता है तो कई शक्तिशाली देश पाकिस्तान का खुलकर साथ दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक और रणनीति शुरू की, कूटनीतिक अभियान। इंदिरा गांधी ने दुनिया के कई देशों की यात्रा शुरू की। उन्होंने यूरोप, अमेरिका और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लाखों लोग मारे जा रहे हैं और करोड़ों लोग शरण लेने के लिए भारत आ रहे हैं। लेकिन दुनिया की राजनीति बहुत जटिल थी। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे हेनरी किसिंगर। अमेरिका उस समय पाकिस्तान का करीबी सहयोगी था। पाकिस्तान ही वो देश था जिसके जरिए अमेरिका चीन के साथ गुप्त कूटनीतिक संपर्क बना रहा था। इसलिए अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर कुछ करने को तैयार नहीं था। लेकिन भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया, एक ऐसा कदम जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। 9 अगस्त 1971 भारत ने सोवियत संघ के साथ एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए। ये संधि थी
इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। इस समझौते के तहत भारत और सोवियत संघ ने एक दूसरे के साथ रणनीतिक सहयोग का वादा किया। इसका मतलब साफ था, अगर युद्ध हुआ तो सोवियत संघ भारत के खिलाफ किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव को रोकने में मदद करेगा। ये समझौता भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। अब भारत के पास कूटनीतिक सुरक्षा भी थी और सैन्य तैयारी भी, लेकिन एक व्यक्ति अभी भी युद्ध को टालने की कोशिश कर रहा था और वो थे भारतीय सेना प्रमुख सम मानेकशॉ। 1971 की शुरुआत में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना से पूछा कि क्या भारत तुरंत युद्ध के लिए तैयार है, तो जनरल सैम मानेकशॉ ने एक बेहद ईमानदार जवाब दिया। उन्होंने कहा, अगर अभी युद्ध हुआ तो भारत जीत भी सकता है और हार भी सकता है, क्योंकि उस समय मानसून का मौसम आने वाला था। पूर्वी पाकिस्तान में नदियों और दलदलों की वजह से सेना की गति बहुत धीमी हो जाती, लेकिन अगर कुछ महीनों की तैयारी मिल जाए तो भारतीय सेना पूरी ताकत से हमला कर सकती है। इंदिरा गांधी ने उनका सुझाव मान लिया और यही वो फैसला था जिसने युद्ध की दिशा तय कर दी। इन महीनों में भारत ने 3 महत्वपूर्ण काम किए। सेना की पूरी तैयारी, मुक्ति वाहिनी को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर 3 दिसंबर 1971 की शाम आ गई। 3 दिसंबर 1971 शाम करीब 5:40 बजे पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर अचानक हवाई हमला किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन चेंगिस खान। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि ये हमला 1967 के अरब इजराइल युद्ध की तरह भारत की वायुसेना को अचानक नष्ट कर देगा, लेकिन पाकिस्तान ने एक बड़ी गलती कर दी। भारतीय एयरफोर्स पहले से सतर्क थी। ज्यादातर विमानों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर हटा दिया गया था, इसलिए पाकिस्तान का हमला ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। लेकिन इस हमले का एक बड़ा परिणाम हुआ। अब भारत को औपचारिक रूप से युद्ध में प्रवेश करने का कारण मिल गया। उसी रात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध थोप दिया है और इसी के साथ 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होते ही भारतीय सेना ने अपनी सबसे बड़ी रणनीति लागू की। पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना ने 3 दिशाओं से हमला शुरू किया, उत्तरी दिशा से, पश्चिमी दिशा से और दक्षिण पूर्व दिशा से। इन सभी सेनाओं का अंतिम लक्ष्य था ढाका, लेकिन भारतीय सेना ने पारंपरिक युद्ध की बजाय तेज और लचीली रणनीति अपनाई। छोटे छोटे सैन्य समूह तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जहां भी पाकिस्तानी सेना का मजबूत ठिकाना मिलता, उसे घेरने के बजाय भारतीय सेना आगे निकल जाती। पीछे से मुक्ति वाहिनी के लड़ाके उन ठिकानों को कमजोर करते रहते। इस संयुक्त रणनीति ने पाकिस्तानी सेना को पूरी तरह भ्रमित कर दिया। कुछ ही दिनों में भारतीय सेना ने कई महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा कर लिया और ढाका धीरे धीरे चारों तरफ से घिरने लगा। लेकिन इसी समय हिंद महासागर में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया। दिसंबर 1971 के मध्य में अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया। अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगा। इस बेड़े का नेतृत्व कर रहा था विशाल विमान वाहक पोत USS एंटरप्राइज। इस खबर ने भारत में चिंता पैदा कर दी, क्योंकि ये साफ संकेत था कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद करना चाहता है। लेकिन उसी समय सोवियत संघ ने भी अपनी नौसेना को हिंद महासागर की ओर भेज दिया। अब स्थिति ये थी कि 2 महाशक्तियों की नौसेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। लेकिन भारत ने अपने सैन्य अभियान को रोकने के बजाय और तेज कर दिया, क्योंकि भारतीय सेना जानती थी अगर ढाका जल्दी गिर गया तो युद्ध खत्म हो जाएगा और दुनिया के पास प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं होगा। दिसंबर 1971 के दूसरे सप्ताह तक भारतीय सेना ढाका के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। पाकिस्तानी सेना के कमांडर थे AAK नियाजी, लेकिन उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। सप्लाई खत्म हो रही थी, मुक्ति वाहिनी हर जगह सक्रिय थी और भारतीय सेना चारों तरफ से आगे बढ़ रही थी। अब ढाका का पतन बस समय की बात थी। लेकिन पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व को अभी भी उम्मीद थी कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत को रोक देगा। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण होने वाला है, और वो भी सिर्फ 13 दिनों के युद्ध के बाद। दिसंबर 1971 युद्ध शुरू हुए अभी सिर्फ 10 दिन ही हुए थे, लेकिन हालात इतने तेजी से बदल चुके थे कि पूरी दुनिया हैरान थी। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि ये युद्ध लंबा चलेगा। उनकी योजना थी कि पश्चिमी मोर्चे पर भारत को उलझा कर रखा जाए और पूर्वी पाकिस्तान को बचाया जाए। लेकिन भारत ने युद्ध की रणनीति बिल्कुल अलग बनाई थी। भारतीय सेना का मुख्य लक्ष्य साफ था, ढाका पर कब्जा। क्योंकि अगर ढाका गिर जाता तो पूरा पूर्वी पाकिस्तान अपने आप भारत
और मुक्ति बाहिनी के नियंत्रण में आ जाता। और यही वो रणनीति थी जिसने युद्ध को बहुत तेजी से खत्म करने की नींव रख दी। पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना की कमान संभाल रहे थे जगजीत सिंह अरोरा। उनके साथ कई अनुभवी जनरल और अधिकारी थे जिन्होंने युद्ध की एक तेज और लचीली योजना बना। 11 दिसंबर 1971 पूर्वी पाकिस्तान के टांगाइल क्षेत्र में अचानक आसमान में भारतीय विमानों की आवाज गूंजने लगी। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों पैराट्रूपर्स जमीन पर उतरने लगे। ये भारतीय सेना का एक बड़ा एयरबॉर्न ऑपरेशन था। इस मिशन का उद्देश्य था ढाका की ओर जाने वाले महत्वपूर्ण मार्गों पर कब्जा करना। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट के सैनिक शामिल थे। इन सैनिकों ने जमीन पर उतरते ही तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उनका लक्ष्य था पाकिस्तानी सेना की 93 ब्रिगेड को ढाका तक पहुंचने से रोकना। ये ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। भारतीय सैनिकों ने महत्वपूर्ण पुलों और सड़कों पर कब्जा कर लिया। अब ढाका की रक्षा करने वाली पाकिस्तानी सेना का संपर्क बाकी क्षेत्रों से लगभग टूट चुका था। ये एक ऐसा क्षण था जिसने पाकिस्तान की स्थिति को बेहद कमजोर कर दिया। लेकिन ढाका अभी भी पूरी तरह घिरा नहीं था और इसी समय भारतीय वायुसेना और नौसेना ने भी अपना दबाव बढ़ा दिया। भारतीय वायुसेना ने पूरे पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान के एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले शुरू कर दिए। कुछ ही दिनों में पाकिस्तानी वायुसेना लगभग निष्क्रिय हो गई। अब भारतीय विमानों को आकाश में लगभग पूरी आजादी मिल गई थी। वे पाकिस्तानी सेना की हर गतिविधि पर नजर रख सकते थे और जरूरत पड़ने पर तुरंत हमला भी कर सकते थे। दूसरी तरफ भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तानी नौसेना के सभी रास्ते बंद कर दिए। अब पाकिस्तान के लिए पूर्वी पाकिस्तान तक मदद पहुंचाना लगभग असंभव हो चुका था। धीरे धीरे ढाका पूरी तरह अलग थलग पड़ गया। लेकिन इसी बीच एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व को गहराई से झकझोर दिया। 13 और 14 दिसंबर 1971 भारतीय सेना और वायुसेना ने ढाका के आसपास अपने हमले और तेज कर दिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमला सिर्फ सैन्य नहीं था बल्कि मनोवैज्ञानिक था। भारतीय वायुसेना ने ढाका में गवर्नर हाउस के पास बम गिराए। इस हमले के बाद पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तानी प्रशासन लगभग टूट चुका था। उधर मुक्ति बाहिनी के लड़ाके ढाका के आसपास तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अब शहर के अंदर भी पाकिस्तानी सेना पर दबाव बढ़ रहा था। इसी समय पाकिस्तानी सेना के कमांडर ए.के. नियाजी को साफ समझ आने लगा था कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। उनके पास दो ही विकल्प बचे थे, या तो ढाका में अंतिम लड़ाई लड़ी जाए या आत्मसमर्पण कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व अभी भी उम्मीद कर रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत को रोक देगा। उन्हें उम्मीद थी कि संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप करेगा। लेकिन भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी और अब ढाका पूरी तरह घिर चुका था। 15 दिसंबर 1971 पाकिस्तानी सेना की स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। उनके पास हथियार और गोला बारूद सीमित रह गया था। सैनिक थक चुके थे और मुक्ति बाहिनी हर जगह सक्रिय थी। इसी दिन पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम की बातचीत शुरू हुई। लेकिन भारत ने साफ कर दिया, अगर युद्ध खत्म करना है तो पूर्ण आत्मसमर्पण करना होगा। ये पाकिस्तान के लिए बेहद कठिन फैसला था, लेकिन अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अगले ही दिन इतिहास का सबसे बड़ा क्षण आने वाला था। 16 दिसंबर 1971 ढाका का रेस कोर्स मैदान, दोपहर का समय। चारों तरफ हजारों लोग मौजूद थे। मुक्ति बाहिनी के लड़ाके, भारतीय सेना के अधिकारी और स्थानीय लोग। ये वही जगह थी जहां कुछ ही महीनों पहले स्वतंत्रता की मांग उठी थी और अब यही जगह इतिहास के सबसे बड़े सैन्य आत्मसमर्पण की गवाह बनने वाली थी। पाकिस्तानी सेना के कमांडर ए.के. नियाजी और भारतीय सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख जगजीत सिंह अरोरा एक टेबल के सामने बैठे। उनके सामने आत्मसमर्पण के दस्तावेज रखे थे और फिर दोपहर लगभग 4:31 पर नियाजी ने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ ही 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। पूरी दुनिया हैरान थी। सिर्फ 13 दिनों में युद्ध खत्म हो गया था और इसी के साथ एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। जब लोग 1971 के युद्ध की बात करते हैं तो अक्सर वे सिर्फ युद्ध के 13 दिनों को याद करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है
है कि इस युद्ध की नींव उससे कई महीने पहले रखी जा चुकी थी। रॉ द्वारा संगठित मुक्ति वाहिनी नेटवर्क, गुरिल्ला युद्ध की रणनीति और ऑपरेशन जैकपॉट जैसे गुप्त मिशनों ने पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को पहले ही कमजोर कर दिया था। जब औपचारिक युद्ध शुरू हुआ तब तक पाकिस्तान की सेना अंदर से टूट चुकी थी। यही वो गुप्त ऑपरेशन था जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। 1971 का युद्ध सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं था, ये एक ऐसा संघर्ष था जिसने लाखों लोगों को आजादी दिलाई और ये दिखाया कि रणनीति, कूटनीति और गुप्त अभियानों का सही संयोजन इतिहास को बदल सकता है। आज भी 1971 का युद्ध दुनिया के सैन्य इतिहास में एक उदाहरण के रूप में पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ बंदूकों और टैंकों की लड़ाई नहीं थी, ये रणनीति, साहस और गुप्त ऑपरेशनों की जीत थी। और शायद यही वजह है कि 1971 की कहानी आज भी उतनी ही रोमांचक और प्रेरणादायक है जितनी उस समय थी। हमने इस वीडियो पर काफी मेहनत किया है, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।